नमस्कार दोस्तों, मैं नायक सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने कंपनी का संवैधानिक विकास हम लोग पढ़ रहे थे और अब हम उस कंपनी के संवैधानिक विकास में हम सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको बताया था कि इसके कुछ पॉइंट और रह गए हैं। ठीक है, उसमें हमने कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे, वो आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसके आगे के जो अधिनियम हैं अब हम और उस पर चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि ये पिट्स, इसको पिट्स क्यों बोला गया। हमने बताया था कि जब ये सन 1784 में जब ये अधिनियम भेजा गया तो उससे पूर्व ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनको हटाकर नए प्रधानमंत्री विलियम पिट्स की नियुक्ति की गई थी और उन्हीं के नाम पर ये अधिनियम आया था। हमने आपको इसमें पढ़ा दिया था कि इस एक्ट के तहत केंद्रीय शासन का पालन न करने पर गवर्नर को प्रांतीय सरकार को भंग करने की अनुमति प्राप्त थी। ये यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब हम इसके आगे की बात शुरू करते हैं। पॉइंट डाल लीजिए, इसमें लिखिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई जिसका कार्य भारत में अफसरों पर चलने वाले मुकदमों का संचालन करना था। क्या लिखा है हमने कि इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई जिसका कार्य भारत में अफसरों पर चलने वाले मुकदमों का संचालन करना था। कहानी ये थी कि जब 1772 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और फिर 1781 के एक्ट के तहत जो संशोधित अधिनियम था उसको भेजा गया। उस अधिनियम में जब बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद को और न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, जिसके चलते वारेन हेस्टिंग ने अपने पद का बहुत गलत उपयोग किया और जिसके खिलाफ उसे बाद में उस पर महाभियोग चलाया गया। उसी के चलते इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई उसके बाद, क्योंकि भारत में रह रहे जितने भी ब्रिटिश अफसर थे वो यहाँ पर रहकर बहुत ही ज़्यादा मनमानी कर रहे थे, ये तो सभी लोग जानते हैं। मगर उन पर जो मुकदमे चल रहे थे वो कहाँ चल रहे थे, भारत में चल रहे थे। तो भारत में कौन था, कंपनी का शासन था। तो मुकदमा किसके हिसाब से चलेगा, कंपनी के हिसाब से चलेगा। कंपनी के हिसाब का अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई एक भारत का, चलिए मान लीजिए मैं गवर्नर जनरल हूँ या मैं कोई अफसर हूँ कंपनी का और भारत में स्थित हूँ और भारत में ही कोर्ट है। किसका कोर्ट है, कोर्ट की किसने स्थापना की थी, कंपनी ने स्थापना की थी। तो
कोर्ट किसका हो गया? कंपनी का। ब्रिटेन के द्वारा उसकी स्थापना करवाई गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। कब की गई थी? 1784 में। अब बात यह है कि जब काम कौन करवा रहा है? ब्रिटेन करवा रहा है, मगर वो कहाँ रहे हैं? जहाँ कंपनी का अधिकार है। जब कंपनी के अधिकार क्षेत्र में हो रहे हैं, ब्रिटेन भारत से लाखों हजारों किलोमीटर दूर है, तो वहाँ के नियम कानून यहाँ के नियम कानूनों में क्या अंतर होने लगा। अब अंतर होने का अर्थ ये हो गया कि जैसे ब्रिटेन ने कोई कानून पास करके भेजा, अब यहाँ पर आने में, उसे लागू होने में कितना समय लगता है, इस बात की चर्चा या इस बात का जो नॉलेज थी वो ब्रिटेन तक बहुत दिनों में पहुँचती थी। और यहाँ पर जितने भी अफसर थे वो जितना कार्य करते थे, उनके ऊपर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके प्रति जब यहाँ की जो न्यायालय व्यवस्था थी उसमें जब कार्रवाई होती थी तो वो किसके थ्रू होती थी? कंपनी के थ्रू होती थी। यानी कंपनी ही उस न्यायालय का क्या थी? एक कार्यकर्ता थी, या सर्वोपरि कौन था उसमें? कंपनी थी। मगर जब कोर्ट की स्थापना की गई, कहाँ? इंग्लैंड में। तो जो भारत में कंपनी के अफसरों पर जो मुकदमे चल रहे थे, उन मुकदमों की सुनवाई अब इंग्लैंड के कोर्ट में होने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग अपने हिसाब से मुकदमे चलाते थे। मान लीजिए मैं गवर्नर जनरल हूँ, मेरे खिलाफ कोई केस हो गया, या मैं कोई अफसर हूँ, मेरे खिलाफ केस हो गया। केस कहाँ, मतलब न्यायिक क्षेत्र क्या है? भारत का है। तो वहाँ पर शासन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो मैं जैसा चाहूँगा वैसा काम होगा, जैसी जो भी सुनवाई होगी कैसी होगी? मेरे पक्ष में होगी। बस इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, और दूसरा कि जब ये कंपनी के शासक या जो कंपनी के अफसर थे या कंपनी के जो लोग थे, वो इंग्लैंड में जो रहते थे, वो भारत में जो रहते थे, और भारत की कहेंगे और भारत की जितनी भी अर्थव्यवस्था थी वो अपने हाथ में ले रहे थे, उसके थ्रू पैसा बहुत हो रहा था उन पर। और जब भारत में उन पर न्यायिक क्षेत्र के जरिए उन पर जब कमान कसी जा रही थी तो वो उससे दूर जा रहे थे। तो इसके चलते क्या हो गई? इसकी इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई, जिस पर जो मुकदमे चलेंगे वो कहाँ चलेंगे? अब इंग्लैंड में चलेंगे, ना कि भारत में चलेंगे। एक कारण ये भी है कि भारत में एक कठोरता के तहत उन पर अगर कोई न्यायिक क्रिया हो रही है तो उनको, अंग्रेजों को बचाने के लिए भी इस कोर्ट की स्थापना की गई थी इंग्लैंड में। एक कारण ये भी है, और यही मेन कारण है इसका, कि इंग्लैंड में जो कोर्ट की स्थापना हुई वो किसके लिए हुई थी? वहाँ के जो भारत में जो अफसर हैं जिन पर न्यायिक क्रिया या कोई न्यायिक प्रणाली लागू है, तो उनको बचाने के लिए इस कोर्ट की स्थापना की गई। और ये कहा गया कि जितने भी अफसर हैं या जिन पर मुकदमा चल रहा है, उनकी क्या होगी? अब इंग्लैंड के कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इसलिए इस कानून को फिर से इंडिया एक्ट के तहत लाया गया। फिर दूसरा, अब इसमें हम एक चीज और ऐड कर देते हैं कि इस अधिनियम को लाने का कारण क्या था, महत्वपूर्ण कारण क्या था कि क्यों लाया गया, ये हम इसमें लिखते हैं। तो इसके लिख लीजिए महत्वपूर्ण कारण। इसका महत्वपूर्ण कारण। इसके महत्वपूर्ण कारण क्या थे? नंबर 1, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र ब्रिटिश
क्षेत्र कहा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए, महत्वपूर्ण इसलिए है ये, क्योंकि भारत में जो जहां जहां कंपनी थी, यानी जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को ब्रिटिशर्स ने क्या कह दिया? ब्रिटिशर्स आधिपत्य क्षेत्र, यानी अंग्रेजी अधीन क्षेत्र, अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र। इसी एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो भी भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र है, साधारण भाषा में ऐसे समझ लीजिए, कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश संपत्ति बोला गया। अब समझ में आ गया? यानी जितने भी कंपनी के अधीन भारत में जहां जहां कंपनी है, कंपनी का जहां जहां शासन है, वो सारे क्षेत्र ब्रिटिश की संपत्ति हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया? तो कौन सा है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे इसका दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। दूसरे पॉइंट में क्या क्या कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसको भारत में जो कंपनी के कार्य थे, प्रशासनिक कार्यों और प्रशासन पर, यानी कंपनी जो काम कर रही है वो और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। किसका पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? ब्रिटिश सरकार का। यानी ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार था कि वो कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है। ये इसका अधिकार था। किसका? ब्रिटिश सरकार का। ये दो पॉइंट हो गए। ये कारण थे, क्योंकि मुख्य कारण ये है कि इसको क्यों भेजा गया, कारण ये आ गया। अब इसका एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका, ध्यान रखिए यहाँ पर जो भी नियम आएगा या जो अधिनियम आएगा और उस अधिनियम में जो भी विशेषताएं होंगी, जो कानून होंगे, वो कंपनी के लिए होंगे।
किसके लिए होंगे? कंपनी के लिए होंगे। तो इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया। कि जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, ये दोनों क्या होंगे? इनके कार्य क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये लोग एक दूसरे में उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये इसका नोट पॉइंट हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसके आगे का अधिनियम पढ़ते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कंप्लीट हो गया। अब जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से, चाहे वो फैक्ट के रूप में हो, यानी तथ्य के रूप में हो, या फिर कॉन्सेप्ट के रूप में हो, वो सारी चीजें आपको यहीं से पूरी हो जाएंगी। आपको कहीं और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बस यही बोलूंगा, मैं बुक प्रेफर बोलूंगा कि हाँ बुक जरूर पढ़िएगा, बाकी और कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं 1786 का एक्ट। का एक्ट, ये छोटे छोटे एक्ट हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, सिर्फ नोट करना है बस, और कुछ नहीं। इसका पहला अधिनियम या विशेषता, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थितियों में अपनी काउंसिल का निर्णय रद्द करने का अधिकार दिया गया, यह का अधिकार था, का दिया गया। इस अधिनियम के तहत ये कहा गया जो गवर्नर जनरल है उसको ये अधिकार है कि जो उसकी काउंसिल है, यानी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हमने बताई थी आपको, उस काउंसिल के द्वारा अगर कोई निर्णय लिया गया है और किसी विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति मान लो कि पड़ोसी किसी राज्य ने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, या ऐसे समझ लिए कि गवर्नर जनरल कोई और ही योजना बना रहा है और उस समय किसी अचानक कोई विपत्ति या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो उस समय काउंसिल के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसको रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखिए। गवर्नर जनरल को सेना का ही प्रधान नियुक्त किया गया। अब ये सेना का प्रधान मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, अभी उसमें पढ़ाया था 1784 के एक्ट में। कमांडर इन चीफ, जो कमांडर इन चीफ था उसे
उसको गवर्नर जनरल का, यानी गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का भी पद दे दिया गया। कमांडर इन चीफ कौन था? सेना का प्रधान था, यानी सेना का प्रमुख कौन हो गया? गवर्नर जनरल। यानी गवर्नर जनरल का पद होने के साथ साथ वह कमांडर इन चीफ भी था, सेना का प्रधान भी था। बात समझ में आ गई? अब ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन था? कौन था? कॉर्नवालिस। 1786 में इसे गवर्नर जनरल के साथ, जनरल के साथ कमांडर इन चीफ भी नियुक्त किया गया। नियुक्त किया गया। ये प्रथम था। ये जो था ये कैसा था? ये प्रथम गवर्नर जनरल था, प्रथम। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था जिसे गवर्नर जनरल के साथ कमांडर इन चीफ भी नियुक्त किया गया था। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे वाला पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, इस एक्ट के बाद या इस एक्ट के साथ के बाद ब्रैकेट में लिख लो साथ में, बंगाल का गवर्नर जनरल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस बनाया गया। लॉर्ड वॉलिस बनाया गया। ध्यान रखिए, कौन बनाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जब ये गवर्नर जनरल बनाया गया तो इसे कमांडर इन चीफ का भी पद दिया गया, यानी सेना का प्रधान भी नियुक्त किया गया इसे। अब ये हो गया 1786 का एक्ट। अब हम इसके बाद 1793 का एक्ट पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं 1793 का एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा गया, इसकी विशेषताएं जान लेते हैं हम। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापार को, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को, के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान रखिए ये बात, क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। एकाधिकार का मतलब किसी भी एक व्यक्ति, एक संस्था, किसी एक देश का अधिकार होना। समझ में आ गया? तो एकाधिकार का क्या हो गया? एकाधिकार को क्या किया गया? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
और दूसरा पॉइंट, इस एक्ट के तहत देखिए हमारे देश को किस तरह से क्या बोलते हैं, लूटने की जो योजनाएं हैं वो धीरे धीरे कैसे बनाएंगी, ये चीजें ध्यान रखिए। सबसे पहले अंग्रेजों का आना, अंग्रेजों के आने के बाद क्या, अंग्रेज किस लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे। व्यापार के साथ साथ उन्होंने क्या किया, राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया। बंगाल जैसे समृद्ध क्षेत्र पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ के नवाब को अपनी कठपुतली बना लिया। फिर प्लासी का युद्ध लड़ा, प्लासी के युद्ध के बाद में उन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा। और इसी बक्सर के युद्ध में क्या हुए, अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से पूरे बंगाल पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। यानी पूरा बक्सर का युद्ध ही एक निर्णायक युद्ध है जिसने कंपनी के शासन को स्थापित करवाया। अगर बक्सर का युद्ध अंग्रेज हार जाते तो अंग्रेजों का वहाँ से क्या हो जाता, निर्गमन हो जाता, वो वहाँ से चले जाते। मगर एक बक्सर का युद्ध है जिसकी वजह से अंग्रेज क्या हो गए, बंगाल की राजनीति में एक मजबूती से स्थापित हो गए। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, बंगाल के नवाब को अपनी कठपुतली बना लिया। बंगाल में द्वैध शासन लगाया, यानी प्रशासन किसको दे दिया, नवाब को दे दिया। यानी नवाब क्या करेगा, अब प्रशासन संभालेगा। अब प्रशासन कैसा संभालेगा कि उस अपनी जो सेना थी, कंपनी की जो सेना थी, उसको बंगाल के नवाब के पास छोड़ दिया। और उसका खर्चा कौन उठाएगा, बंगाल का नवाब। और बंगाल के नवाब की सेना को हटा दिया या उसको खत्म करवा दिया और अपनी सेना लगा दी। और जितने भी कर संबंधित चीजें थी, यानी दीवानी व्यवस्था थी जो, उसको क्या किया, कंपनी ने अपने पास रखा। अब आप सोच लिए, जहां खर्चा करना था वहां बंगाल के नवाब को दे दिया गया वो क्षेत्र, और जहां से धन आना था वो क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ व्यापार के एकाधिकार को बढ़ाया गया। धीरे धीरे कंपनी की जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपनी चीजें भारत देश में लागू करना शुरू कर दी। वो एक अलग बात है कि उनकी चीजें जो भी लागू हुई वो हमारे संविधान में ली गई और उनसे हमको सीखने को बहुत कुछ मिला। मगर उन्होंने चीजें किस लिए स्थापित की थी, अपनी सुविधाओं के लिए, ना कि वो हमारी सुविधाओं के लिए। वो कहते तो थे कि हम ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोग अशिक्षित हैं। अब वो लोग हमको ये बताते थे कि हम लोग अशिक्षित हैं, बल्कि उनसे कई गुना ज़्यादा हमारी पीढ़ियाँ और जो हमारे पूर्वज रहे वो उनसे, उनके काका दादाओं से सबसे ज़्यादा ज्ञानी रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि इतिहास लिखा है, बल्कि अब वो हमको बता रहे थे कि हम लोग ज्ञानी हैं और तुम लोग अनपढ़ हो, देहाती हो, आप लोगों को कुछ नहीं आता। तो उसको लेकर उन्होंने क्या किया, अपनी चीजें स्थापित करना शुरू कर दी। जब हम कोई चीज क्या होगी बाहर से, जैसे चीन का माल क्या होता है भारत में आता है, तो लोग क्या कर रहे हैं, सस्ता होता है। अब तो उसकी गारंटी वारंटी भी ज्यादा हो गई है, तो चीजें क्या है, चल रही हैं। तो क्या हो रहा है, चीन का माल भारत में आ रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, चीन की चीजों को परचेज कर रहे हैं। तो पैसा किसको मिल रहा है, चीन को मिल रहा है। वो अलग बात है कि जब बाजार खुलता है तो हमारा भी उसमें क्या होता है, हमको भी क्या होता है, धन मिलता है। मगर सबसे ज्यादा धन किसको मिल रहा है, चीन को मिल रहा है। प्रोडक्ट की कहेंगे जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, चीन का हो रहा है। भारत की जितनी भी मेकिंग पॉलिसी है वो इसीलिए कमजोर है क्योंकि हम भारत के प्रोडक्टों को या भारत के द्वारा बनाए गए किसी भी उत्पाद को हम खरीदते ही नहीं हैं। जब खरीदेंगे नहीं तो चीजें क्या होंगी, बनेंगी ही नहीं, क्योंकि परचेजिंग ही कम होगी। जब परचेजिंग कम होगी तो क्या होगा, भारत के द्वारा बनाए गए जितने भी प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम यानी
पैसा कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो चीज़ें कम हो जाएंगी, और जब चीज़ें कम हो जाएंगी धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जब वो खत्म हो जाएंगी तो फिर हम क्या हो जाएंगे, फिर से उन्हीं कंपनियों पर क्या हो जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे। तो परचेजिंग पावर किसकी बढ़ रही, यानी धन किसका बढ़ रहा है, चीन का बढ़ रहा है। एडवर्टाइजमेंट किसका हो रहा है, चीन का हो रहा है, चीन के प्रोडक्टों का हो रहा है। मगर अब आप ये समझिए कि क्या किया चीन ने, अपनी चीज़ें हमारे यहाँ लागू की, और धन किसको मिल रहा है, चीन को मिल रहा है। ऐसे ही अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी चीज़ें हमारे देश में लाना शुरू कर दी। जब हमारे देश में आएंगी तो हम क्या करेंगे, उनका उपभोग करेंगे, और जब उपभोग करेंगे तो हम उसके क्या हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, और फिर हम धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों के प्रति हमारा क्या हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, वही चीज़ें हमें सही लगने लगेंगी। तो क्या होगा, हम अपनी चीज़ों को भूलते चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी मतलब हमारी जितनी भी चीज़ें थी उनको भुलाने में, या उनसे के भुलाने, या उनको उनसे दूर करने में, और अपनी चीज़ों को पास लाने में भी अंग्रेज़ों का एक बहुत क्या रहा है, एक बहुत बड़ा नज़रिया रहा है कि उन्होंने अपनी चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और प्रस्तुत करके उन्होंने हमें अपनी ही चीज़ों से दूर कर दिया है। देखो, पहले गाय और भैंस का दूध पीते थे, अब डिब्बे का दूध पीते हैं बच्चे लोग। पहले शहद गांव में बेचने आते थे लोग, अब कंपनियों द्वारा बनाया जा रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स की जा रही हैं। पहले छत्ते से, जो मधुमक्खी का छत्ता होता था उससे तोड़ते थे और निकालते थे, उसी को हम पीते थे, उसको खाते थे, उस शहद को। तो वो कैसा था, ओरिजिनल था। गुड़ खाते थे, आज हम चीनी खा रहे हैं। पहले किसी भी चीज़ के लिए क्या होता था, गुड़, मीठे के लिए क्या आता था, गुड़ आती थी, शहद होता था, आज हम चीनी का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्वाद भी चेंज हो रहा है, लोगों में बदलाव भी हो रहा है। अब देखिए चीनी, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कह रहे हैं कि चीनी को छोड़ दो, मगर अब कैसे छूट जाएगी, इतने दिनों से लोग क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ को जब खा रहे हैं तो उसकी आदत पड़ गई है। जब आदत पड़ गई है तो क्या होगा, चीज़ छोड़ेंगे ही नहीं लोग, अपने कहेंगे, अपने जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनके प्रति इतने सजग ही नहीं होते हैं। तो इसी तरह से आदतें लगाई जाती हैं। जैसे वो काम किसने किया, अंग्रेजों ने किया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी चीज़ें लाए, हमको दिखा दिया कि देखिए हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ये चीज़ें हैं। थोड़े दिन तक तो हम लोगों ने परहेज किया, मगर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमने उन लोगों से क्या हो गए, जुड़ते चले गए और उन चीज़ों को अपनाते चले गए। तो उनसे फ़ायदा किसको हो रहा था, अंग्रेजों को हो रहा था। इसीलिए अंग्रेज ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ना कि हमारे लिए कर रहे थे। ठीक है, तो आप चलिए अपने उस पर लौटते हैं कि इस एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्य देखिए किस तरह से लूट रहे थे, हम लोगों को किस तरह से लूट रहे थे, ये हमने बताया। अब यहाँ से भी साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तरह से वो हमें लूट रहे थे। देखिए, इस एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के वेतन को भारतीय राजस्व से, इस एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन, के नहीं लिखिए, यहाँ पे लिखिए का वेतन, का वेतन भारतीय राजस्व से दिया गया या दिया जाएगा। क्या कहा इस एक्ट में कि जितने भी नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे उनका जो वेतन है वो कहां से दिया जाएगा, भारत के राजस्व से दिया जाएगा। यानी कर्मचारी कौन, किसके, ब्रिटिशर्स के। काम किसके लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं। फायदा किसको हो रहा है, कंपनी को हो रहा है और ब्रिटिश को हो रहा है। और वेतन कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से।
तो ये लूट की प्रक्रिया है, इसलिए वो हमने इतनी कहानी सुनाई थी कि कैसे क्या कर रहे थे वो। तो कैसे लूट रहे थे, देखिए ये एक उदाहरण आ गया आपके सामने। बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट करिए, फिर इसके आगे लिखवाते हैं। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं। इस एक्ट के तहत लिखित विधियों द्वारा शासन की शुरुआत की। शासन की शुरुआत की और इसकी व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया। हमने आपको जब ये क्लास शुरू की थी तब बताया था कि भारत का जो संविधान है वो सिर्फ 2 साल में तैयार नहीं हुआ था। उसकी जो प्रक्रिया है वो कंपनी के संवैधानिक विकास, जो कंपनी का जो विकास संवैधानिक संविधान था, यानी जो कंपनी के लिए अधिनियम आए थे, वहीं से शुरुआत हो गई थी। अब आप देखिए कि हमारे संविधान में जब हम अपना संविधान पढ़ाएंगे, उसमें संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है या संविधान में कोई भी विधि कानून लिखा हुआ है, कोई अनुच्छेद है, तो उसको समझाने का या उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया है? न्यायालय को दिया गया है। और यहाँ भी देखिए कि इस एक्ट के तहत लिखित विधियों द्वारा शासन को शुरुआत की, मतलब शासन की शुरुआत की और इसकी व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया। तो ये अब देखिए कहाँ से लिया गया है, ये यहीं से लिया गया। अब आप इंटरलिंक कर लीजिए कि 1793 के एक्ट में भी किसी भी विधि का जो विधि की जो क्या है व्याख्या है वो कौन कर रहा था? न्यायालय कर रहा था। और हमारे संविधान में भी जब हम न्यायालय पढ़ाएंगे तब उसमें बताया गया है कि संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, यदि उसमें कोई समस्या है, कुछ दिक्कत है, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? न्यायालय करेगा। तो ये कहाँ से लिया गया? यहीं से लिया गया। अब इंटरलिंक कर लिया आप लोगों ने, समझ में आ गई ये बात? चलिए आगे का पढ़ते हैं। आगे का पॉइंट, इस एक्ट के तहत इसलिए कहते हैं कि चीज़ों को थोड़ा जोड़ जोड़ के पढ़िए। जब तक आप इसको जोड़ेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गया। या जब हम अपना संविधान पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कि ये कैसे कर दिया इन्होंने, कैसे न्यायालय कैसे व्याख्या करेगा। अब समझ में आ गया कि जब कंपनी के द्वारा, यानी ब्रिटेन जो विधि लिखेगा, यानी जो विधियाँ भेजेगा या जो कानून भेजेगा, वो कैसे होंगे? लिखित होंगे। और दूसरा, उन लिखित विधियों की जो व्याख्या होगी, अगर मान लीजिए गवर्नर जनरल ये कह रहा है कि ये ऐसा नहीं होगा या उसका वो कोई और अर्थ निकाल रहा है, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा?
उसके प्रति हम कहाँ जा सकते हैं, उसको लेकर न्यायालय जा सकते हैं, और न्यायालय क्या करेगा, उस कानून की, उस विधि की क्या करेगा, व्याख्या करेगा। जिस तरह से हमारे अब संविधान में है कि अगर संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून में अगर कोई दिक्कत है, या हमारे जो संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं उसके लिए यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी संस्था को कोई दिक्कत है उसके समझने को लेकर, तो उसकी व्याख्या के लिए हम कहाँ जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। न्यायालय क्या करेगा, उसकी व्याख्या करेगा। न्याय कौन सा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अब बात समझ में आ गई। तो इस एक्ट के तहत 21 अप्रैल, क्योंकि 1 मिनट इंक डाल देते हैं। इस एक्ट के तहत 21 अप्रैल 1793 में आईसीएस किसकी, सिविल सर्विस शुरू की गई। यही यूपीएससी, समझ में आ गया, कब की गई। ये देखिए फैक्ट ये हो गया कि आईसीएस का प्रारंभ कब किया गया, 21 अप्रैल 1793 को। किस एक्ट के तहत हुआ, 1793 के तहत। और दूसरा फैक्ट क्या बन जाएगा, या दूसरा कि किस एक्ट के तहत ये कहा गया कि लिखित विधियों का जो व्याख्या है वो न्यायालय करेगा। तो किसके तहत, 1793 के तहत। बात समझ में आ गई। तो ये फैक्ट हो गए। कॉन्सेप्ट क्या हो गया, 1793 के एक्ट में क्या क्या था, उसमें से 2 कानून ये विशेषताएं लिख देगा, या एक सही लिखेगा एक गलत लिखेगा, और पूछ लेगा कि एक सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं की गई। और 1793 में, इसी साल 1793 में रेवेन्यू बोर्ड या रेवेन्यू पॉलिसी की शुरुआत की गई। ये फैक्ट है और कुछ नहीं, इसको ऐसे ही उतार लीजिए, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं कि एक रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पॉलिसी की क्या की गई थी, शुरुआत की थी। कब, 1793 में। ये जरूर है, ये फैक्ट लिख लीजिएगा। कभी कभी एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है किसी छोटे एग्जाम में, जैसे टीजीटी हो गया, या फिर जो और भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लेता कि आईसीएस की परीक्षा की शुरुआत कब की गई, आईसीएस की शुरुआत कब हुई, तो एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है कि कब रही। चलिए एकदम और लास्ट एक्ट पढ़ लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, 1813 का है। ये भी छोटा सा है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस एक पॉइंट है जो अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है
कि इस एक्ट के तहत कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अभी क्या है, चाय और चीन के व्यापार के साथ चीन के व्यापार को छोड़कर अब इसका अर्थ क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे, यानी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने क्या किया 1813 में कि उन्होंने जो चाय का व्यापार था, यानी चाय से व्यापार हो रहा था, उस समय क्या हो रहा, असम, दार्जिलिंग, यहाँ क्या हो रही, बहुत सारी चाय उगाई जा रही थी। तो उस चाय के व्यापार को छोड़कर और जो चीन के साथ व्यापार हो रहा था उस व्यापार को छोड़कर बाकी जो एकाधिकार था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। किसके तहत? 1813 के एक्ट के तहत। और किसे छोड़ दिया गया? चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार। अब चाय का व्यापार तो समझ में आ रहा है, चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ चाय का व्यापार भी होता था, अफीम का व्यापार होता था, रेशम का व्यापार होता था। तो ये सारी चीजें क्या होती थी? चीन के साथ व्यापार होता था इन सब का। तो इन दोनों को छोड़कर, यानी इसको रखा कि इसके साथ अभी इसको समाप्त नहीं कर रहे हैं, मगर जो बाकी व्यापारिक एकाधिकार था और जो चीजों पर व्यापारिक एकाधिकार था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। व्यापारिक एकाधिकार क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। अब हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं। इस एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरी जानते हैं आप लोग, यानी ईसाई लोग कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो आते थे और लोगों को बताते थे, समझाते थे। जैसे अब आजकल क्या होता है, सत्संग होता है, इस टाइप की चीज़ें जगह जगह पर वहाँ जाकर एक वही जिस तरह सत्संग होता है आजकल, कथाएं होती हैं अपने हिंदू धर्म में, तो उसी तरह से ये ईसाई लोग भी क्या करते थे, इस तरह से काम करते थे और अपने ईसाई धर्म का क्या करते थे? प्रचार प्रसार करते थे। तो यही ईसाई मिशनरी का आगमन हुआ। अब कहेंगे इसका क्या काम था? ये देखिए, कहेंगे इसका आगमन क्यों हुआ या किसको लाने की क्या जरूरत थी ईसाई? सोचिए कि जैसे हम लोग बाहर जाएं, किसी भी देश चले जाएं अपने देश को छोड़कर, तो जब वहाँ पर हमें कोई अपने देश का मिल जाता है तो हमको कितनी खुशी होती है कि अरे हिंदुस्तान का है, ठीक है, ऐसा समझ ली। या हिंदुस्तान छोड़िए, अगर पाकिस्तान का भी कोई मिल जाता है तब भी हमको खुशी होती है कि हाँ ये पाकिस्तान का है। अब हर कोई इंसान गलत नहीं होता है ना। वैसे ही आप सोचिए कि जो अंग्रेज यहाँ रह रहे थे तो वो क्या चाहेंगे कि यहाँ के लोगों में भी जो हम धर्म अपनाते हैं वो धर्म क्या हो, ये लोग भी अपनाएं, यानी ये लोग हमारे जैसे बन जाएं।
जब वो उनके जैसे बन जाएंगे तो क्या होंगे, वो उनकी तरह ही सोचेंगे, उनकी तरह कार्य करेंगे, तो फायदा किसे होगा, अंग्रेजों को होगा। इसलिए ईसाई मिशनरी लाई गई जिससे लोग इनसे जुड़ें और इनसे जुड़ने के बाद क्या हों, इनकी कंपनी में, इनकी सरकार में क्या करें, काम करें। इसलिए इसका मिशनरियों का क्या किया गया, आगमन किया गया। बात समझ में आ गई। अब लास्ट पॉइंट है इसका, वो भी लिखते हैं। इस एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा के लिए के लिए 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए आवंटित किए गए। ये भी इस एक्ट में सबसे अच्छा काम हुआ। क्या हुआ कि जो भारतीय शिक्षा थी, उस शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1,00,000 रुपए आवंटित किए गए। यानी ब्रिटिश सरकार ने ये बोला कि वहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, यानी जो प्राथमिक लेवल पर हैं, यानी बेसिक शिक्षा जिसको ज़रूरत है, जिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए उन्होंने 1,00,000 रुपए दिए। अब ये क्यों दिए, इसका एक पॉइंट देखिए, अच्छा काम किया था उन्होंने, मगर इसका पॉइंट ये भी है कि जब सरकार, जो कंपनी थी या जो सरकार थी, वो तो कई सालों तक शासन किया, 1600 से लेके 1947 तक। अब 300 साल तक उन्होंने क्या किया, शासन किया, रूल किया हम पर। तो उसमें क्या चाहिए होगा, थोड़े पढ़े लिखे लोग भी तो चाहिए हों उन सब चीज़ों को लाने के लिए। अब पढ़े लिखे तो लोग थे, मगर जो उनके अकॉर्डिंग हो, क्या हो, जो उनके अकॉर्डिंग हो, जो वो चाहें वो पढ़ें, वो सीखें। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, 1,00,000 रुपए आवंटित किए, ताकि बच्चों को क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, और फिर पढ़ाने के बाद वो क्या करें, कंपनी के लिए या ब्रिटिश सरकार के लिए काम करें। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और आज के लिए बस इतना ही, और हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि बस कुछ लोग इसे समझें या वो करें, या जो लोग इतने बड़े बड़े कोचिंगों के जो कोर्स होते हैं उनको परचेज नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते हैं, या जिनको इस विषय के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाती है, सही नॉलेज नहीं मिल पाती है, तो वहाँ तक हम ये वीडियो पहुँचाएं और वो लोग इस सब देखकर इन सब चीज़ों को पहचानें, सीखें। ठीक है, राम राम, जय हिंद।